नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। हम ज्योतिष अध्यात्म विज्ञान के एक और पार्ट में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को पूरा सुनें और ज्योतिष के विज्ञान को, ज्योतिष से जो विज्ञान जो चल रहा है, ये जो चलता आ रहा है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम विज्ञान है ये, ज़रा इसको समझने का प्रयास करें। और आज हम उसी विज्ञान को आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा जोड़ करके और उसके तथ्यों और निष्कर्ष के ऊपर विचार करेंगे। मैंने इसके लिए काफ़ी अध्ययन भी किया है, बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और इसके लिए मैंने ज्योतिष का अध्ययन भी किया कि कहाँ कितनी वास्तविकता है, कितनी सत्यता है। क्योंकि मैं भी किसी चीज़ को ऐसे मानता नहीं हूँ जब तक कि वो तरक्की कसौटी के ऊपर अपने परिणाम के साथ खरी ना उतरे। तो मैं आज के सड़क छाप ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये मेरा विषय नहीं है। जो जैसा करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। अपना विषय है ज्योतिष के वास्तविक वैज्ञानिकता को समझना, जहाँ से ज्योतिष चल रहा है। तो हम बात करेंगे, रूस में एक वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था जिजेवस्की। जिजेवस्की ने सूर्य के ऊपर में बहुत बड़ा शोध किया और बहुत लंबे समय तक की उसने उसके ऊपर गणनाएं करी। करीब करीब 700 साल तक का उसने ऐतिहासिक विश्लेषण, डाटा इत्यादि खंगाल करके और उस समय की विशेष विशेष घटनाक्रम, स्थितियों आदि का उसने अध्ययन किया। जब वो सूर्य के ऊपर अध्ययन कर रहा था तो सूर्य पर अध्ययन करते वक्त उसने सूर्य पे एक पीरियडिकली विस्फोट को नोटिस किया। वो पीरियडिकली विस्फोट हर 11 वर्ष में होता है। जब सोलर मैक्सिमम, आज एक शब्द चल रहा है, इस वक्त भी जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता होगा, सोलर मैक्सिमम जब होता है तब एक सोलर विस्फोट होता है। जब सूर्य के अंदर में एक लंबे अरसे तक, करीब करीब 1 वर्ष तक सूर्य के जो स्पॉट जो हैं, जो सूर्य में जो स्पॉट दिखाई देते हैं, वो स्पॉट सक्रिय हो जाते हैं और उन स्पॉट से बहुत तीव्र मात्रा के अंदर में बहुत तीव्र स्थिति से ऊर्जा प्रभावित होती है। और सूर्य पर यह होने वाले विस्फोट कोई साधारण विस्फोट नहीं होते हैं। आप ये समझ लो कि करोड़ों एटम बम, करोड़ों करोड़ एटम बम जितने शक्तिशाली वो विस्फोट होते हैं। और उन विस्फोट से ऊर्जा तरंगे, ध्वनि तरंगे, विद्युत तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और वो बड़ी तीव्र स्थिति से धरती की तरफ आती है। और जब जब सूर्य के ऊपर में ये विस्फोट होता है, जब भी ये पीरियडिकली, जब एक पीरियड जब चेंज होता है, और ये पीरियडिकली सिस्टम हर 11 साल में बदलता है, जब सूर्य अपने अक्षांश के ऊपर में अपनी दूरी को बदलता है, जब सूर्य की दूरी में परिवर्तन होता है हर 11 साल के अंदर में, तब हर 11 साल के अंदर में कोई न कोई महामारी, कोई न कोई किसी न किसी तरह का उपद्रव, किसी न किसी तरह का विद्रोह, किसी न किसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता या भूखमरी इत्यादि इत्यादि घटनाएं उस चीज से प्रभावित होती है। ये जिजेवस्की का अध्ययन है। तो जिजेवस्की ने जो ये अध्ययन किया, उस समय वहां कम्युनिस्ट सरकार थी। स्टालिन ने उसे उठा करके जेल में डाल दिया और उस आदमी के जीवन के कीमती 50 साल जेल में निकल गए। अब बाद में ख्रुश्चेव ने उसे आज़ाद करवाया। उसके बाद वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाया, करीब 6 महीने बाद वो मर गया, लेकिन इस समय भी उसने काफ़ी काम किया। तो सूर्य के साथ में दरअसल उसका भी एक कारण है, क्योंकि यदि अब क्रांति का कारण सूर्य हो गया कि जो विद्रोह होते हैं, जो विप्लव होते हैं, जो बड़े जो आंदोलन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सूर्य का संबंध है। हर आप इतिहास उठा करके देखें, आप वर्तमान में हुए आंदोलनों का भी, हर 10 या 11 साल के अंदर में कोई ना कोई आंदोलन खड़ा होता है। और वो आंदोलन यदि आप सूर्य के उस पीरियडिकल सिस्टम से मिलाएं तो उसके बिल्कुल करीब होता है, क्योंकि उस वक्त ऊर्जाएं एकदम चरमोत्कर्ष की तरफ होती है, ऊर्जाएं एकदम तीव्र स्थिति की तरफ बढ़ रही होती है। तो अब हम इस चर्चा को आगे समझेंगे। तो उसने हर एक महामारी का संबंध भी सूर्य से कर दिया। अभी वर्तमान में आप जो कोरोना जो चल रहा है, या आप जब इस स्थिति को देख रहे हैं, तो आप इसका भी संबंध सूर्य के पीरियडिकल सिस्टम से है। अब भी सूर्य अपने चरमोत्कर्ष की तरफ जा रहा है, और वैसा ही जैसा एक 11 साल का वर्तुल है, वैसा ही एक सूर्य में 90 साल का वर्तुल भी होता है। उस पर हम अगले वीडियो पे उसके हम बाद में चर्चा करेंगे।
इसके ऊपर। लेकिन वैसा एक अभी हम 11 ही साल के ऊपर बात करें, 90 साल के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो 11 साल का जो चक्र होता है, इस 11 साल के चक्र के अंदर में बहुत कुछ प्रकृति में परिवर्तित होता है, बहुत कुछ बदलता है, सिस्टम बदलते हैं और हर तरह की क्रिया और गतिविधि में बदलाव होता है। अब जैसा कि आप देख ले कि सूर्य अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, कि जब सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य ग्रहण के समय पूरी प्रकृति, पूरा क्लाइमेट एकदम शांत हो जाता है, पूरा क्लाइमेट शांत हो जाता है, बंदर तक मौन हो जाते हैं। और जब जो घड़ी वास्तविक सूर्य ग्रहण की होती है, ये सूर्य ग्रहण के 24 घंटे पहले ही प्रकृति में एक शून्यता आने लग जाती है। और जब सूर्य ग्रहण का परफेक्ट जब समय आता है तो पशु पक्षी घबरा जाते हैं, घबरा करके अपने घोंसलों में आ जाते हैं, बंदर तक शांत और मौन होकर के बैठ जाते हैं, चिड़ियाएं भी चहचहाट करना बंद कर देती है। तो आखिर कहीं ना कहीं इस चीज का उनके मन मस्तिष्क के ऊपर हर जीव पे प्रभाव पड़ता है। तो क्या जब इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा ब्रह्मांड जब प्रभावित होता है तो क्या हमारा ये छोटा सा शरीर प्रभावित नहीं होता है? क्या उन ऊर्जाओं से हम प्रभावित नहीं होते हैं? होते हैं। एक सूर्य ही नहीं, हम आकाश गंगा की हर एक स्थिति से, हर एक ऊर्जा से जो हमसे गुजरती है, हम उससे प्रभावित होते हैं। और ये बात खुद विज्ञान ने स्वीकार करी है कि हर चीज हमें कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरह से, या चेतन से या अचेतन से, हमें वो प्रभावित करके जाती है। वैसा ही एक वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था स्विस पैरालिसिस। ये एक वैज्ञानिक भी था, एक चिकित्सक भी था। ये बड़ा एक अद्भुत किस्म का आदमी था। इसने ये कहा था कि आदमी पूरी सृष्टि का, पूरे संसार का एक निचोड़ है, एक इत्र है। यानी पूरे संसार की हर एक क्रिया का सार परमात्मा ने निचोड़ करके आदमी में डाला है। आदमी में पूरे संसार का सब कुछ है। बड़ी कमाल की बात कही है। उपनिषद का वो सूत्र ये व्यक्ति सार्थक करता है जो कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। वही बात ये व्यक्ति कह रहा है। और ये आदमी कहता है कि आदमी के बीमार होने में कहीं ना कहीं नक्षत्रों से उसका संबंध होता है। नक्षत्रों की जो आंतरिक जो हार्मनी होती है, जो इंडिविजुअल जो सिस्टम होता है, जिस सिस्टम से आदमी का जन्म होता है और जन्म के समय जो फोकस उसका आदमी के चित्त के ऊपर, उस बालक के चित्त के ऊपर पड़ता है, उस व्यवस्था में और वर्तमान व्यवस्था में जब किसी भी प्रकार का कोई पटाक्षेप होता है या किसी भी प्रकार का कोई उनमें असंतुलन आता है तो व्यक्ति रुग्ण हो जाता है। और वो एक काम बड़ा जोरदार और भी करता था। वो किसी भी व्यक्ति की बीमारी को चेक करने से पहले उसे कहता था कि मुझे इस व्यक्ति की जन्म कुंडली चाहिए। अब आजकल के आदमी बड़े हैरान होंगे कि यार जन्म कुंडली से भी बीमारी की टेस्टिंग। जी हाँ, वो व्यक्ति पश्चिम में उसने ऐसा किया है। और वो उन असाध्य बीमारों को भी वो चेक करता था, बीमारियों को और बीमारों को जिनको सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो वो कहता था कि पहले मुझे इसका डेट ऑफ बर्थ बताइए, मुझे इसकी जन्म कुंडली देखनी है। तो वो कहते क्यों? बोले ताकि मैं ये समझ सकूं कि कौन से नक्षत्र, कौन से ग्रह और कौन से सितारे की ऊर्जा से इस व्यक्ति की आंतरिक चेतना, यानी इसका एनर्जी सिस्टम प्रभावित हो रहा है, इसका ऊर्जा सिस्टम उससे प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। जब तक मैं उस आंतरिक संरचना को न समझ लूंगा, मैं बाहरी संरचना पे कार्य नहीं कर सकता। और उसने अपने जीवन काल में सैकड़ों हजारों रोगियों को ठीक किया है। ज्योतिष के साथ में उसने दवा का संबंध जोड़ करके, ये एक बड़ी एक अद्भुत किस्म की बात है। और उसी की देन है कि आज भारत के अलावा, भारत में आज लोग जहां ज्योतिष को नास्तिक कह रहे हैं या इसे एक पोंगा पंडिती कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, पश्चिम इसकी तरफ सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है, सबसे ज्यादा। पश्चिम ने तो इसके लिए कई कई विश्वविद्यालय तक खोल दिए हैं, पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है, हजारों लाखों करोड़ रुपए वहां खर्च होते हैं, ज्योतिषियों के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, ज्योतिष की शिक्षा पे पैसे खर्च किए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले वीडियो पे फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।